वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के आईपीओ रिव्यू के बारे में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सन लाइफ एएमसी, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप और सन लाइफ ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है। इस वीडियो में हम लोग उनके एएमसी वाली कंपनी का यहाँ पे आईपीओ रिव्यू करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन कितने देखने को मिल सकते हैं, जीएमपी वगैरह क्या चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसी है, फंडामेंटल्स कैसे, वैल्यूएशन कैसे है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये स्टॉक अच्छा है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, क्या करना चाहिए, अप्लाई करें या ना करें, लिस्टिंग के बाद अगर यहाँ पे एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो क्या बाय करना चाहिए, क्या एचडीएफसी एएमसी जो कि यहाँ पे मार्केट का लीडर है लिस्टेड पीयर्स के, अगर अपन बात करें तो उससे यहाँ पे वैल्यूएशंस कैसे रहेंगे, किस तरह की यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है एक लॉन्गर रन में, और ओवरऑल आउटलुक क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे अभी तक आप लोग ने हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि टेलीग्राम पे है, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ वगैरह आप यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के बेसिस के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं, भले कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, सारी न्यूज़ वगैरह यहाँ पे एक साथ एक जगह आपको देखने को मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। चलिए, अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे आईपीओ रिव्यू की बात करें तो हम लोग बाकी लोगों के जैसे यहाँ पे केवल प्राइस और जीएमपी बता के यहाँ पे वैल्यूएशंस नहीं करने वाले, अपन एक डिटेल स्टडी करेंगे, पूरी इंडस्ट्री को समझेंगे, बिजनेस को भी समझेंगे। सबसे पहले की डिटेल्स ले लेते हैं। देखो यहाँ पे किस तरह का यहाँ पे की डिटेल्स है, तो यहाँ पे 20 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे 712 रुपए के भाव में। ठीक है, 712 रुपए के यहाँ पे भाव में 20 शेयर्स यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे रिटेल पोर्शन है, तो रिटेल पोर्शन यहाँ पे 35% है, और कुछ थोड़ा बहुत शेयर लगभग 19 लाख शेयर्स यहाँ पे जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है उसके यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व है। अगर आपको उसमें अप्लाई करना है तो आप उसके शेयर्स खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। उसकी एक रिकॉर्ड डेट है जो कि एक सेपरेट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप पहले एबीसीएल के शेयर्स खरीदें और उसके बाद आपको एक शेयर होल्डर कोटा में मिल जाए। देखिए, जो आदमी, एक और बात बता दूं कि शेयर होल्डर कोटा में जो लोग होल्ड कर रहे हैं एबीसीएल के शेयर्स, वो अपने नॉर्मल कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो 2 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, रिटेल कोटा में भी और नॉर्मल कोटा में भी। चलिए, अब उसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीजें हो रही है, ये आईपीओ कब खुल रहा है, तो आईपीओ ये जो खुल रहा है 29 सितंबर 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2021 के बीच में खुल रहा है। ठीक है, मोटा मोटी ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें की डिटेल्स है यहाँ पे जो दी गई है, तो मोटा मोटी की डिटेल्स तो ये हो गई है। अब अपन जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पे मोटा मोटी 10% से भी कम का चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर अपन देखें तो वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेयरली वैल्यूड है, किसी भी तरह का यहाँ पे टेबल पे, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसका जो पी वैल्यूएशन आ रहा है वो 38 के लगभग आ रहा है। वहीं पे लिस्टेड पीयर्स में अगर अपन कंपैरिजन करें मोटा मोटी, तो यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी है जो 50 के पी पे ट्रेड होने वाला स्टॉक है, उसके अंदर यहाँ पे पी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो एक एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी और एचडीएफसी ग्रुप का प्रीमियम चल रहा है। बाकी निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट जो कि इनसे थोड़ा छोटा है, उसका भी यहाँ पे जो पी है वो 38 का है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इसका पी होगा, आइडियली जो इसका पी होगा वो मोटा मोटी यहाँ पे निप्पॉन और एचडीएफसी एएमसी के बीच में होगा, तो मोटा मोटी आप कह सकते हो 42, 43, 4 के आसपास होगा, और उतना ही जीएमपी चल रहा है, तो 10% का यहाँ पे आप गेन मान सकते हो। ठीक है, यूटीआई एएमसी बीइंग अ कॉर्पोरेट और पीएसयू कंपनी, उसका पी हमेशा थोड़ा यहाँ पे कम रहता है, बट वो बहुत बहुत बड़ी है, तो 30 का पी चल रहा है यूटीआई एएमसी का। ओवरऑल यहाँ पे फेयरली वैल्यूड है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैल्यूएशंस वगैरह अगर अपन देखें तो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो अगर आप देखोगे तो लगभग 62 रुपये का नेट एसेट वैल्यू पर शेयर है। मतलब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि एसेट्स की टोटल वर्थ कितनी है, तो यहाँ पे एनएवी यहाँ पे 62 रुपये है, तो मोटा मोटी जो प्राइस टू बुक रेशो आएगा आपका लगभग 12-13 के लगभग आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्राइस टू बुक रेशो भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे अपन एक और चीज़ की बात करें कि अब यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस यहाँ पे कैसे होता है। देखो, 2 अलग अलग चीजें हैं, एक म्यूचुअल फंड एक अलग बिजनेस होता है और एक एएमसी अलग बिजनेस होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका एएमसी है, एएमसी का काम है असेट, यहाँ पे मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ना उसको मैनेज करना। अभी एक एएमसी कंपनी होती है और एक ट्रस्ट होती है। ट्रस्ट वो होती है जो आपके यहाँ पे शेयर्स होल्ड करके रखती है। ठीक है, ट्रस्ट मतलब जिसके अंदर यहाँ पे सारी स्कीम्स की होल्डिंग, सारी ओनरशिप रहती है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली जो कंपनी आदित्य बिरला की एएमसी है, वो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, उसके बिहाफ पे सारे के सारे आदित्य बिरला
एएम म्यूचुअल फंड्स के यहाँ पे जो फंड्स है उसका मैनेजमेंट का काम करती है। और इसके बदले में आदित्य बिरला एएमसी को क्या मिलता है, आदित्य बिरला के एएमसी को उनकी ट्रस्ट से यहाँ पे कुछ मैनेजमेंट फीस मिलती है, जो कि इनकी एक मेजर यहाँ पे इनकम है, ठीक है। और बाकी सारा जितना भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस होता है, मतलब ओनरशिप का काम जो होता है वो तो ट्रस्ट में होता है, जिसको अपन बोलते हैं आदित्य बिरला म्यूचुअल सन लाइफ म्यूचुअल फंड, और एक आदित्य बिरला एएमसी वो ही सारा काम करती है मैनेजमेंट से लेके, मतलब एक म्यूचुअल फंड बेचने से लेके उसका एनएफओ लाने तक सब कुछ सारा काम वहां पे होता है। तो सारा का सारा बिजनेस आदित्य बिरला एएमसी में होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर केवल ट्रस्ट यहाँ पे ओनरशिप रहती है, क्योंकि आप अपने मैनेजर को यहाँ पे जो भी बंदा आपके बिहाफ पे मैनेज कर रहा है उसको आप कभी भी अपने शेयर्स की होल्डिंग नहीं दोगे। तो इस तरीके का बिजनेस होता है। चलिए, अगर अपन यहाँ पे प्राइमरी बिजनेस स्ट्रक्चर की मोटा मोटी बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलेटेड एएमसी है। नॉन बैंक एफिलेटेड का मतलब हुआ इसका कोई प्रमोटर बैंक नहीं है, बल्कि एक एनबीएफसी है, जो कि आदित्य बिरला यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये इनका बिजनेस हो गया है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री जिसके अंदर ये लोग काम करती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। और यहाँ पे मैं अभी आपको फालतू के डेटा देके यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ इतनी है और इतनी हुई है और इतना कम पेनिट्रेशन है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, ये सभी को पता है। इन डेटा पॉइंट्स पे ज्यादा बात करके अपन अपना टाइम नहीं गवाएंगे। मोटा मोटी यहाँ पे इनके बिजनेस के अंदर क्या है, टोटल 118 स्कीम्स यहाँ पे ये लोग मैनेज करते हैं, जिसमें से 37 स्कीम्स यहाँ पे इक्विटी है। इक्विटी में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी स्कीम्स के अंदर यहाँ पे जो मैनेजमेंट फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा इक्विटी यहाँ पे स्कीम्स रहेंगी उतना ज्यादा इनको मैनेजमेंट फीस मिलेगा। जो डेट और या फिर इंडेक्स फंड्स होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, इसलिए उसमें मैनेजमेंट फीस यहाँ पे कम होती है। इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है सेबी। इस बिजनेस के अंदर सेबी बहुत बड़ा रिस्क कैसे है, अगर आपको ध्यान हो तो एचडीएफसी एएमसी के आईपीओ के बाद थोड़े टाइम मतलब 6-7 महीने बाद ही यहाँ पे सेबी ने एक रूल लेके आया था। सेबी क्या बोल रहा था कि यहाँ पे सेबी ने इनकी जो मैनेजमेंट फीस थी, जो यहाँ पे अगर जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, उसको यहाँ पे कम कर दिया था। मतलब वहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई थी कि मैक्सिमम एक्सपेंस रेशो इतने या इतने ही हो सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट फीस है, जो एक्सपेंस रेशो जिसको अपन बोलते हैं, जो अपन टीईआर बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशो, वहां पे सेबी कंट्रोल करता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड एक इतने अमाउंट से ज्यादा, इतने परसेंटेज से ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस रेशो चार्ज नहीं कर सकता। इस तरह की यहाँ पे लिमिट लगाने के कारण इन एएमसी जो कंपनीज होती है, इनकी यहाँ पे जो ग्रोथ है, इनकी अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आता है। तो ये इनके बिजनेस का बहुत बड़ा रिस्क है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2011 से लेके 2021 तक यहाँ पे जो ग्रोथ देखी गई है, इसके अंदर सीएजीआर ग्रोथ 16% की देखी गई है। म्यूचुअल फंड आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। मतलब जितने लोग यहाँ पे इक्विटी की ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे काफ़ी कम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अ ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ देखने को बाकी है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर अपन देखें तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बोला भी है। कैम्स का जब वीडियो बनाया था, लगभग हम तो 1500-1300 रुपए से बोल रहे हैं कि कैम्स लो। आज तो लगभग 3700 जाके अभी यहाँ पे 3300-3200 रुपए चल रहा है। तो कैम्स का आप एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो मोटा मोटी ये काम है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं ऑफर साइज वगैरह की। तो ऑफर साइज वगैरह जो भी है, ये जो इसका आईपीओ साइज है तो लगभग 2700 करोड़ रुपए का इसका आईपीओ साइज है। बट इसके ऑफर फॉर सेल ही है। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी जो पैसा आप यहाँ पे जो कंपनी को दे रहे हो, जो आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे मोटा मोटी अपना 13.5% स्टेक बेच रहा है। मतलब सन लाइफ और आदित्य बिरला ग्रुप दोनों मिला के अपना यहाँ पे स्टेक बेच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पैसा जो जा रहा है 2700 करोड़ रुपए का जो आईपीओ है, वो पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, एएमसी के पास नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे प्रमोटर्स के पास जा रहा है। मतलब कंपनी की ग्रोथ में कुछ भी काम नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो बिजनेस है बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है। इसके अंदर इतनी ज्यादा एसेट या एक्सपेंशन की जरूरत नहीं होती। देखो इसमें क्या होता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी खोलते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंस हमेशा ज्यादा करने पड़ते हैं। मतलब आप एक बात समझो, अगर 100 जन होंगे तो भी आप वही सिस्टम और वही सारी चीजें करोगे, वही सारे एम्प्लॉयज लेके आओगे। मोटा मोटी आप क्या होगा ना, एक समय के बाद, मतलब आपके मान लो अगर एक म्यूचुअल फंड में आपके यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्टर है, भले अब 1 लाख से 10 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, आप टोटल यहाँ पे जो खर्चा है आपका, मोटा मोटी जो खर्चा आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप समझो कि आपका फंड मैनेजर है, उसकी सैलरी तो हमेशा सेम ही रहने वाली है, ठीक है। सैलरी मतलब अगर अपन वो उस बात को छोड़ दीजिए कि उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक्स बोनस रहता है, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो यहाँ पे हमेशा सेम रहेगी। भले यहाँ पे आदित्य बिरला एएमसी कितने भी यहाँ पे नए म्यूचुअल फंड्स खोले या उसके बिजनेस में कितने भी नए लोग यहाँ पे पैसा लगाए, तो इस बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है। और ये इस बिजनेस के अंदर एक यहाँ पे रेगुलेटरी ऑपरेशनल बैरियर भी क्रिएट करता है। ऑपरेशनल बैरियर मतलब क्या हो गया कि कोई बड़ी मतलब कोई नई कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है।
आएगी तो उसको बहुत ज़्यादा इनिशियली यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा। बट अभी अगर अपन देखें तो बहुत सारी नई नई कंपनीज आ रही है, नवी म्यूचुअल फंड या फिर जीरोधा वगैरह, बजाज फिनसर्व वगैरह। अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि बैक्ड बाय यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स है। तो इस तरीके का बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर एक और रेगुलेटरी यहाँ पे बैरियर क्या है कि यहाँ पे सेबी का लाइसेंस, हर किसी को यहाँ पे म्यूचुअल फंड का लाइसेंस नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों का म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी रिजेक्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बिजनेस है। अब यहाँ पे एएमसी की ये बात हो गई है, मोटा मोटी यहाँ पे प्रमोटर अपना सारा स्टेक मतलब 13% स्टेक बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आईपीओ के बाद यहाँ पे जो स्टेक होगा वो लगभग यहाँ पे 87-88% हो जाएगा। बट यहाँ पे सेबी के रूल्स के हिसाब से अगले 3 साल में यहाँ पे जो स्टेक है 75% आना चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि लिस्टिंग के बाद भी अगले 3 साल के अंदर 12% स्टेक यहाँ पे अपने प्रमोटर्स यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचेंगे। मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करते हो तो आप एक बात समझो कि जब भी ऑफर फॉर सेल आएगा तो स्टॉक में एक वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी और हो सकता है ये सारी खबरों का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो। चलिए अब यहाँ पे अगर फाइनेंशियल डिटेल्स लें तो यहाँ पे मोटा मोटी क्या फाइनेंशियल डिटेल्स बताती है, तो यहाँ पे ये जो है कंपनी के टोटल इक्विटी है। टोटल इक्विटी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे अगर अपन फाइनेंशियल ईयर एंड की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो कंपनी का यहाँ पे ठीक ठाक रहा है, मतलब 14,000 मिलियन से यहाँ पे अभी जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत 12,000 मिलियन के आसपास हो गया। रीस्टेटेड प्रॉफिट भी यहाँ पे 5,200 मिलियन के आसपास है, जो कि यहाँ पे ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स ROE जो है अपना है वो 30% के आसपास है। NAV मैंने आपको बताया था किस तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बोरिंग्स तो है नहीं कंपनी की, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर यहाँ पे जनरली कोई बोरिंग्स लेता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब यहाँ पे क्या है कि इस बिजनेस के अंदर अभी ग्रोथ क्यों नहीं आई है, बिकॉज ऑफ सेबी रेगुलेशंस, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे धीरे धीरे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो रही है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे जो बेसिकली एक और जो चीज़ है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगी, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। तो अभी क्या होगा, किसी भी बिजनेस में यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा तो ये ईजिली अपने म्यूचुअल फंड से यहाँ पे फंड रूट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आदित्य बिरला एएमसी एक नया IPO लेके आता है, बोलते हैं कि उसको डेट फंड। अब उस डेट फंड से क्या होता है कि आइडियली वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इन लोग ने फंड रूट कर दिया, उनको यहाँ पे डेट चाहिए था और इन लोग ने इनसे लोगों से पैसा लेके इसको फंड को रूट कर दिया। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं ये यहाँ पे स्टॉक को मैनिपुलेट करने या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टॉक पे यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट ला सकते हैं। तो ये एक बेसिकली बिजनेस हाउस जब एक म्यूचुअल फंड बिजनेस में होता है तो इतनी सारी रिस्क तो रहती ही है। HDFC के केस में इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो स्टैंडर्ड थे वो कंपैरेटिवली हायर है और उनके बाकी जितने भी बिजनेस है वो भी सारे एसेट लाइट मॉडल पे ही है। बट आदित्य ग्रुप में तो बहुत सारी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग भी है, ग्रासिम या फिर हिंदाल्को, उनमें तो लगातार यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंशन करना रहता है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी डेट कोई और नहीं ले रहा होगा तो हम लोग है ना हमारे AMC को ही फंड करवा के दे देंगे। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। चलिए, रिस्क फैक्टर्स वगैरह मैंने मोटा मोटी बताया। अभी इनका एक रिस्क फैक्टर एक और बहुत बड़ा है, कोविड-19 या फिर इंडिया का स्टॉक मार्केट। इंडिया का स्टॉक मार्केट चलेगा तो लोग बाग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे। बियर फेज में कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाता है, ये बात भी समझनी चाहिए। तो इस तरीके का बिजनेस यहाँ पे ये है ना, एक इनके बिजनेस के अंदर रिस्क भी है। उसके अलावा यहाँ पे असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब ये टोटल असेट्स कितनी मैनेज कर रहे हैं। तो अभी अगर अपन देखें तो इनकी जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2936 बिलियन के आसपास है। मतलब 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो मतलब आप समझ लो लगभग 2.9 लाख करोड़ का इनका AUM है। असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब इतनी असेट्स ये लोग मैनेज करते हैं। अब क्या होता है कि AUM अगर ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे ये इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो सकता है कि कंपनी अगर कल को कोई नया NFO लॉन्च करती है और उस NFO में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे कि अभी अपन ने देखा था SBI के एक NFO में 15,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। इससे क्या होता है, बेसिकली कंपनी की इनकम बढ़ जाती है। बेसिकली जैसे अपन देखते हैं ना, एक नया प्लांट चालू किया गया, वैसे NFO का आना यहाँ पे एक नए प्लांट चालू करने जैसा है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप इसको होल्ड करके रखोगे या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाते हो तो ये एक बहुत बड़ा की मॉनिटरेबल थिंग होती है। दूसरी यहाँ पे क्या होती है, अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस। अगर अपन देखें तो लास्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ पे HDFC की स्कीम्स यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रही थी, इसलिए उनका मार्केट शेयर भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। वहीं पे एक्सिस की स्कीम्स यहाँ पे अच्छी परफॉर्म कर रही थी, इसलिए उनका मार्केट शेयर ग्रैब हो गया है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अंडर परफॉर्मेंस और ओवर परफॉर्मेंस से यहाँ पे आपकी स्कीम्स और आपकी स्कीम्स का इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ पे डिटरमाइन होगा, क्योंकि लोग बाग उसी में पैसा लगाना चाहेंगे जो यहाँ पे ओवर परफॉर्म करेगा, मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। उस स्कीम में कभी भी पैसा नहीं लगाएंगे जो अंडर परफॉर्म कर रहा होगा। तो वो अगर यहाँ पे पैसा नहीं लगाएंगे तो इनका बिजनेस नहीं
चलेगा और इनके इनकम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। और क्रेडिट रिस्क यहाँ पे क्या होती है, क्रेडिट रिस्क मतलब मान लीजिए इनका कोई डेट म्यूचुअल फंड था, उसके अंदर DHFL जेट एयरवेज जैसी यहाँ पे डेट होल्ड कर रखी है और उस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया और उस डेट को यहाँ पे इनको मतलब साइड पॉकेट करना रहा या फिर उसको यहाँ पे उसकी वैल्यू को डाउनग्रेड करना रहा। तो इस तरह के जो नेगेटिव इवेंट्स होते हैं ये कंपनी के एज ए AMC की यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बुरी मतलब है ना पिक्चर क्रिएट करता है। अपन ने देखा है बहुत बार है ना, बहुत सारी AMC कंपनीज यहाँ पे किसी कंपनी का डेट फंड कर देती है और उसका डेट म्यूचुअल फंड का NAV एकदम से यहाँ पे 8-10% से कम हो जाता है। तो उस तरह के इवेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सारे के सारे वो मार्केट रिस्क जो आप एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट में होते हैं वो इनके बिजनेस में होते हैं। बाकी सेबी का रेगुलेशंस वगैरह तो अलग है, सेबी तरह तरह की पेनल्टी या फिर कोई भी रेगुलेशन लाके इनकी बिजनेस की बैंड भी बजा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का बिजनेस है। अच्छा, ये बिजनेस में यहाँ पे डिविडेंड वगैरह पे किया जाता है क्या, तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे डिविडेंड पे किया जाता है, बिकॉज इन लोग को कैश की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके पास जो असेट्स है उनको यहाँ पे कोई ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंशन करना नहीं है। मोटा मोटी कैपिटल एक्सपेंशन के नाम पे भी क्या करेंगे, डिजिटल वगैरह नए सॉफ्टवेयर ले आएंगे, नए कंप्यूटर ले आएंगे और थोड़ी बहुत इंप्लॉय कॉस्ट वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर अपन देखें समरी फाइनेंशियल, यहाँ पे इनके पास एक अच्छा खासा कैश बैलेंस भी है। ठीक है, और यहीं पे अगर अपन देखें सबसे बड़ा इनकी बुक्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट है। ये AMC का खुद का इन्वेस्टमेंट है, ना कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। अभी अगर अपन देखें तो 18,520 रुपीज़ का इन लोग ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट अभी कहीं पे भी हो सकता है, इक्विटी यहाँ पे डेट या फिर अपना ओवरऑल यहाँ पे कहीं पे भी देखा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, जो कि मतलब कंपनी की वर्किंग में जो काम आने वाली PP मतलब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह हो गई। तो मोटा मोटी यहाँ पे बिजनेस में बैलेंस शीट में यहाँ पे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहीं पे फाइनेंशियल्स में देखें तो PNL में अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक बड़ी कॉस्ट होती है और एक यहाँ पे जो उसके बाद एक बड़ी कॉस्ट होती है वो फीस एंड कमीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट में 2-3 चीज़ें भी चल रही है। वो क्या हो रहा है, एक तो फीस एंड कमीशन जो कि आपको म्यूचुअल फंड में मैनेज करके मिलती है, और दूसरा जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके ऊपर यहाँ पे चलेगा। मैं आपको बता दूँ कि जो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस वाला है ये तो क्या है ना, मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चलेगा। दूसरा फीस वाला जो बिजनेस है ये हो सकता है कि आपका मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से नहीं चले, क्योंकि क्या होता है एक आदमी जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है तो मोटा मोटी यहाँ पे कम से कम साल भर के लिए तो रखता है, तो साल भर के लिए तो वो आपको पे कर ही रहा है। तो उस तरीके से इतना ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। तो कभी भी आप यहाँ पे स्टॉक जब एनालाइज करो तो हमेशा एक चीज़ देखो कि यहाँ पे फीस एंड कमीशन इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, वो यहाँ पे चीज़ें देखो। अगर अपन देखें तो वो नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेबी ने बीच में यहाँ पे इनके सभी म्यूचुअल फंड AMC पे बैन लगाया, मतलब बैन क्या बल्कि एक यहाँ पे उसको कम किया था मैनेजमेंट फीस को, टोटल एक्सपेंस रेशो को, इसलिए वो वाला जो पार्ट है वो इनकम कम हो गई है। और इंडिया में जिस तरीके से बुल मार्केट आया था 2-3 साल से जो चल रहा है उसके कारण इनका जो नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो इसलिए यहाँ पे अपने को ओवरऑल इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे फीस एंड कमीशन का बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के इस बिजनेस के अंदर, इस पर्टिकुलर AMC के अंदर यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैश फ्लो वगैरह ठीक ठाक है, बिकॉज बीइंग एन एसेट लाइट मॉडल इसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत अपन जो बाकी का अभी वीडियो है ऑलरेडी 17-18 मिनट्स का हो चुका है। अपन यहाँ पे पीयर के अलावा अब यहाँ पे क्या फोकस करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे अब अपन यहाँ पे पीयर कंपैरिजन पे फोकस करेंगे। मैं पीयर कंपैरिजन्स में कुछ यहाँ पे आपको चार्ट्स बताना चाहूँगा। तो ये बेसिकली क्या है, हाउस होल्ड सेविंग्स का चार्ट है। ओवरऑल यहाँ पे जो बेसिकली कितनी यहाँ पे इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग्स को यहाँ पे फिनेंशियली इन्वेस्ट किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी चार्ट्स आपको दिखाए जाएंगे कि फिनेंशियल सेविंग्स कितनी है, फिजिकल एसेट्स मतलब अपने रियल एस्टेट में कितना पैसा लगाया जाता है, गोल्ड सिल्वर में कितना लगाया जाता है, और यहाँ पे अदर सेविंग्स में यहाँ पे कितना लगाया जाता है। तो इस तरीके का बिजनेस है। अभी अगर अपन देखिए फिनेंशियल सेविंग्स में भी कहाँ कहाँ लगाया जाता है, तो मोटा मोटी पैसा जो है करेंसी, डिपॉजिट्स और बैंक्स में लगाया जाता है, फिर डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स में आज भी बहुत 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 कम पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे मोटा मोटी यहाँ पे जो बिज़नेस है वो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड बिजनेस है। चलिए अब अगर अपन देखें तो थोड़ी बहुत टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड अगर अपन देखें, ओपन एंडेड स्कीम्स होती है, क्लोज एंडेड स्कीम्स होती है। बेसिकली जो क्लोज एंडेड होती है वो तो आप एक समय में परचेस करते हो और वो थोड़े टाइम बाद बंद की जाती है, उसमें किसी भी तरह के मतलब आप NFO के बाद कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन एंडेड आजकल जो जनरली चलती है, आप कभी भी अप्लाई करो, मतलब कभी भी लो कभी भी बेचो, वो सब होता है। पैसिव फंड्स, बेसिकली पैसिव फंड्स यानी इंडेक्स फंड हो गए, जिसमें वो लोग आपका फंड मैनेजर कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। एक्टिव फंड्स जिसमें फंड मैनेजर अपना दिमाग लगाता है, ऊपर नीचे करता रहता है, जो कि अपने ब्लू चिप फंड्स हो गए। फिर इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स तो आप समझ ही गए होंगे, मोटा मोटी हाइब्रिड स्कीम्स यहाँ पे इक्विटी और डेट दोनों होती है। और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स और अदर स्कीम्स। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब IT फंड्स में पैसा लगाना, फार्मा फंड्स में पैसा लगाना, उस तरह का काम होता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पे ये बताया गया है कितना पैसा लगा हुआ है, उस तरीके से काम हो रहा है।
ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में 44% इंडस्ट्री का पैसा यहाँ पे इक्विटी स्कीम्स में लगा हुआ है। ठीक है, ये अभी अपने को इसलिए काम आएगा अपन जब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ पे कंपेयर करेंगे आदित्य बिरला में कितना यहाँ पे पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। इक्विटी आपको भी पता है, मैंने वापस बता रहा हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन देखें टॉप 10 एएमसीज जो कि मोटा मोटी यहाँ पे जो एसबीआई एक्सेस वाली जो ये सब कंपनीज है, आदित्य बिरला यहाँ पे इसमें भी आती है, तो उनका जो यहाँ पे मार्केट शेयर है वो मोटा मोटी अभी अगर अपन देखें 82% के आसपास आता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो मैं आपको टॉप 10 एएमसीज के नाम भी बता देता हूँ। देखो ये है टोटल यहाँ पे टॉप 10 एएमसीज, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, अभी अगर अपन देखें एयूएम के अंदर मार्केट शेयर का यहाँ पे जो एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे मोटा मोटी जो इनका मार्केट शेयर है वो यहाँ पे 8.32% है, और बहुत बड़ा गैप है आईसीआईसीआई और यहाँ पे एसबीआई के आईसीआईसीआई और एएमसी आदित्य बिरला एएमसी के बीच में। अब ये गैप क्यों है? बेसिकली यहाँ पे ये जो 2-3 कंपनियां हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ये बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है, और एसबीआई के पास यहाँ पे मार्केट शेयर फिर भी कंपैरेटिवली क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सरकार की जितनी भी यहाँ पे लोगों की सेविंग्स होती है, सरकारी लोगों की या फिर सरकारी कंपनीज की, वो सारी जो सेविंग्स आती है, पेंशन फंड, पब्लिक फंड, प्रोविडेंट फंड, डेट फंड्स, वो सारा यहाँ पे एसबीआई मैनेज करती है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े जो सरकार की नीतियाँ चलती है वो यहाँ पे एसबीआई मैनेज करती है और एसबीआई एएमसी के थ्रू होता है, इसलिए उसका यहाँ पे जो है मतलब पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। अगर अपन देखें तो इसलिए एसबीआई एएमसी का जो यहाँ पे मार्केट शेयर है 25% है डेट के अंदर, और वहीं पे लिक्विड मनी के अंदर भी उनका 16% का स्टेक है, मतलब ठीक है, और उनका इक्विटी बहुत कम है 28%। वहीं पे अगर अपन देखें अपना जो आदित्य बिरला एएमसी उसका 38% का यहाँ पे फंड का पार्ट इक्विटी में लगा हुआ है। वहीं पे जो इंडस्ट्री हाईएस्ट है 60% है जो कि डीएसपी म्यूचुअल फंड का है, बट वो बहुत छोटा है इसलिए अपन ज़्यादा उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फिर वहीं पर अगर अपन देखें पेनिट्रेशन, ये बेसिकली बताया कि टॉप 2 सिटीज़ में कौन ज़्यादा है और बियॉन्ड 30 सिटीज़ में कौन ज़्यादा है। चलो, उसके अलावा यहाँ पे एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट वगैरह है वो सब ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट शेयर वगैरह की भी बात की गई है, वो भी ठीक है, अपने को इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि कितनी स्कीम्स है, 118 स्कीम में से कितनी स्कीम ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को। पीयर्स मतलब मान लीजिए आदित्य बिरला ब्लू चिप फंड है वर्सेज एक्सिस ब्लू चिप फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, ये अपने को ट्रैक करना है। अभी लास्ट 1 ईयर में 13 स्कीम्स ने यहाँ पे आउट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो 118 में से 13 स्कीम ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करके बताया है। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू में अपन 2021 का देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी का रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद अगर अपन देखें तो आईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का सबसे हाईएस्ट है। अब ये बेसिकली क्यों हो सकता है, इतना गैप क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंड यहाँ पे किस में ज़्यादा खेल रहा है, कोई डेट में ज़्यादा खेलता है, कोई ईटीएफ में ज़्यादा खेलता है, कोई किसी में मास्टर होता है। जैसे निप्पॉन है वो ईटीएफ में यहाँ पे किंग है। ठीक है, तो उस तरीके का इंपैक्ट आता है। बट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे किसका इनकम ज़्यादा है, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आदित्य बिरला एएमसी 0.43% के आसपास चल रहा है। वहीं पे जो बाकी कंपनीज है वो यहाँ पे इसमें से 2 इनसे आगे है, एचडीएफसी और आईसीआई, बाकी सब इनसे पीछे है। तो मोटा मोटी अपन शुरू की 5 कंपनियों को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, बाकी जो है वो बहुत छोटी छोटी है। वैसे ही यहाँ पे कंपनी ने बताया कि नेट प्रॉफिट भी अगर अपन देखें तो आदित्य बिरला एएमसी जस्ट हाफ ऑफ यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी, मैं लिस्टेड पीयर से यहाँ पे कंपैरिजन रख रहा हूँ, और वहीं पे एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एचडीएफसी एएमसी से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा है। दूसरा, आदित्य बिरला एएमसी कोई ऐसा अजूबा नहीं है जो यहाँ पे उसका वैल्यूएशन इतना हाई हो। अभी यहाँ पे अगर देखो तो 0.21% का यहाँ पे मोटा मोटी उसका मार्केट मतलब नेट प्रॉफिट टू एयूएम का रेशो है। बाकी ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो गेम है ये फेयरली वैल्यूड है। जनरली इसमें वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है तो 5-6% ऑफ द आप यहाँ पे टोटल एयूएम जो होता है वो यहाँ पे आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक 14,000 करोड़ के आसपास इसका शायद मार्केट कैप आएगा, जो कि एक फेयरली वैल्यूड है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको राय दूंगा, अगर यहाँ पे कोई बेसिकली यहाँ पे पैसा लगाना चाहता है आईपीओ के लिए, तो मेरी राय रहेगी कि आप अगर केवल लिस्टिंग गेन के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 10% प्रॉफिट यहाँ पे लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपका मार्केट के मूवमेंट के कारण भी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। कैसे? मान लीजिए जिस दिन ये लिस्ट होने वाला है उस दिन यहाँ पे मार्केट टूटा हुआ है, मान लीजिए उस दिन यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट हो गया है कि यहाँ पे बाजार नेगेटिव है या फिर फिनेंशियल्स नेगेटिव है, तो आपका ये जो 10% का जीएमपी लिस्टिंग गेन है वो यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा। इसलिए कोई भी इस आईपीओ में अगर पैसा लगा रहा है तो वो ये मान के चले कि उसको कम से कम 2-3 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लिस्टिंग गेन नहीं होगा, डिस्काउंट पे लिस्ट नहीं होगा ये बात की गारंटी, बट यहाँ पे कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं होगा। तो ये मेरा राय है कि यहाँ पे इसमें किसी को कोई पूछता है कि लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए, तो बेसिकली आप अवॉइड कर सकते हो इस आईपीओ को। और यहाँ पे किसी को केवल 10% के गेन के लिए लगाना है तो यहाँ पे लगा सकता है। बट क्या होगा कि 10% में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए बाजार नेगेटिव रहा तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, 2-3 महीने में जब रिकवर होगा तो यहाँ पे आप उसको एग्जिट कर ले। तो इस तरीके का है।
फेयरली वैल्यूड कंपनी है, अंडर वैल्यूड कंपनी नहीं है बाकी आईपीओस के जैसे। तो यहाँ पे एक खतरनाक लिस्टिंग गेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जो कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड होती है, इसलिए यहाँ पे उसमें खतरनाक लिस्टिंग गेन देखने मिलते हैं। बट ये फेयरली वैल्यूड होने के कारण यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है आईपीओ के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप यहाँ पे अप्लाई करें या ना करें, ये आप पे है। मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि 10% का अगर कोई यहाँ पे गेन दिखा रहा है तो उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सभी यहाँ पे लोगों के साथ जो भी आईपीओ में लगाते हैं, ताकि वो जान सके एएमसी बिजनेस काम कैसे करता है और क्या क्या है, क्या क्या नहीं होता है, इस तरीके का बिजनेस है। अच्छा, आप मुझसे पूछते हैं कि एएमसी ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या आउटलुक है। बहुत बहुत पॉजिटिव है। आई एम वेरी वेरी सुपर बुलिश। जिसमें से यहाँ पे कुछ जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करेंगी एएमसी को लेके, वो है कैम्स, दूसरा है यूटीआई एएमसी और तीसरा है अपना निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। ये 3 कंपनीज यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। नो डाउट एचडीएफसी एएमसी यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे विनिंग वो रहेगा, कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहेगा। बट यहाँ पे जो एक वैल्यू ग्रोथ है वो यहाँ पे यूटीआई में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है और कैम्स के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कैम्स बेसिकली वो तो प्रॉक्सी है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है सारी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ यानी कैम्स की ग्रोथ, ठीक है। तो इस तरीके का बिजनेस है। एंड अगर मेरी टॉपिक पूछते तो यहाँ पे कैम्स रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।